इक्वेशन इज एन आइगन फंक्शन, तो उसके लिए मैं बता रही थी आइगन जो था तो मैं वो बता रही थी आइगन क्या है, एक जर्मन वर्ड है, that meaning appropriate, acceptable, characteristic and significant, right? And they are following the boundary condition. तो ये कुछ characteristic है आइगन फंक्शन की भी, ठीक है, क्योंकि ये जर्मन वर्ड से आया है, उसका मतलब ही यही होता है, तो उसको इसलिए आइगन फंक्शन हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब यू कैन से लाइक द वैल्यू ऑफ द एनर्जी that is with the eigen function is called आइगन वैल्यू। जो वैल्यू हमारी एनर्जी की आती है आइगन फंक्शन के केस में, उस वैल्यू को ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। एंड द इक्वेशन विच रिलेट द टू इज कॉल्ड द आइगन इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं आइगन इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, दिस इज द आइगन इक्वेशन, राइट। सो स्क्रोडिंगर आइगन वेव इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं स्क्रोडिंगर आइगन वैल्यू इक्वेशन, राइट। हियर एच के ऊपर ऑपरेटर लगा देते हैं, सो नाउ दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, राइट। दिस इज ऑपरेटिंग ऑन द एनर्जी, तो इसको हम बोल देते हैं एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। एनर्जी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए अब इनको एनर्जी ऑपरेटर बोल देते हैं, ठीक है। अब नाउ एच साई इज इक्वल टू ई साई, जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आती है दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, and this is the trial wave function. So when on one wave function Hamiltonian operator works, यदि हमारा किसी फंक्शन के ऊपर if Hamiltonian operator is working, so energy value E will come, energy value E will come constant, right? So that will be the constant value. So such value of energy is called the Eigen value. वापिस से रिपीट कर रही हूँ, when this one of the operator, one wave function psi, that is the psi is operated by the operator Hamiltonian operator, right? Then your energy which come, that will be the constant value, and such value of energy is called the eigen value, and such equation is called the eigen equation, and such function is called the eigen function. बेटा क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So we are getting this equation. लाइन क्या लिखी है? क्या बेटा? हमें जो आपने लास्ट एरो में लिखा है वो क्या है? ट्रायल वेव फंक्शन, साई इज द ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल? साई जो है ना, ये वेव फंक्शन जो है तुम्हारा साई, ये दैट इज द ट्रायल वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस पता है ना आपको बेटा? वेव फंक्शंस पता है आपको? फंक्शन ऑपरेटर ये सब पढ़ा हुआ है ना बेटा आप लोगों ने? रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। क्या मैम, प्लीज रिपीट। मैंने पूछा ये वेव फंक्शन, फंक्शंस, ऑपरेटर, या आपने सभी पढ़ा हुआ है ना? नो मैम, बस साइंस No, ma'am. Function operator हम नहीं जानते. ऑपरेटर फंक्शन नहीं। अच्छा देखो मैं सिंपल सा No, बता ma'am. रही हूँ, अभी तुम्हारे मैथमेटिक्स में आ जाएंगे। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर सम ऑफ द, जैसे ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, दीज आर द सम ऑफ द ऑपरेटर विच वी आर अप्लाइंग ऑन द वेव फंक्शन। जो तुम्हारा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन हम
हमेशा साई से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वेव फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जैसे तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन, यू आर अप्लाइंग समथिंग, राइट। सो यदि तुम्हारा कोई वेव फंक्शन है, राइट, दिस इज ऑपरेटेड बाय द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच जो है यहाँ पे जो है, एच जो जब उसके ऊपर हम एक कैप के जैसे एरो के जैसे कुछ लगाते हैं, दैट इज लाइक ए ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ एच दिखाया है, ए भी दिखा देते हैं, उसके ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं, ठीक है। so that is a operator, right. so that is the operator, you are applying one of the wave function, right. so जब तुमने ऑपरेटर लगा दिया किसी वेव फंक्शन के साथ में, राइट, तो जो तुम्हारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। उस एनर्जी की वैल्यू को हम ऑलवेज वी आर सेइंग दैट इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। और जो इक्वेशन हमारी आ रही है ये, इसको हम बोल रहे हैं आइगन इक्वेशन। और जो हमारा फंक्शन निकल के आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं आइगन फंक्शन, राइट। सो योर डेल स्क्वायर साई जो तुम्हारी इक्वेशन आई थी 8 पाई स्क्वायर प्लस m ओवर h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी, इसको इक्वेशन को हम इन दिस इक्वेशन वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद ऑन द बोथ साइड, वी आर मल्टीप्लाइंग विद माइनस h स्क्वायर ओवर 8 pi square m. We are multiplying this term on the both side of this equation. हम इस इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई minus e psi is equal to 0. अब now minus h over 8 pi square m del square plus v psi is equal to e psi. Now therefore your Hamiltonian operator will be equal to minus h square over 8 pi square m डेल स्क्वायर प्लस v। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा वेव फंक्शन साई है, एनर्जी तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है e, और तुम्हारा जो ये ऑपरेट जो ये बच गया ये टर्म दैट इज इक्वल टू द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो तुम्हारी जो इक्वेशन आ जाती है ये क्या आ गई, साई इज इक्वल टू e साई। सो दिस इज योर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एन आइगन इक्वेशन। तो तुम्हारी जो ये इक्वेशन है, ये तुम्हारी जो इक्वेशन थी और ये जो तुम्हारी आ गई है, दिस इज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो योर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एन आइगन इक्वेशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज योर आइगन इक्वेशन। एंड व्हेन Hamiltonian operator H operator operates on a trial wave function and it gives constant value of energy E, right। बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। जो मैंने तुम्हें Yes, सत्य ma'am. प्रकाश की बुक भेजी है ना, एक बार उस बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। यदि अभी नहीं पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको पढ़ लेना, राइट। सो तुम्हारे Okay, पास ma'am. यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज आइगन वेव फंक्शन और what it will behave well behaved
well behaved wave function. What is well behaved wave function? Or sometimes they can ask about the boundary condition. Right? So you can say eigen wave function क्या? Which are those which obey certain restrictions, right? जो कुछ restriction को और boundary condition को follow करते हैं, that function you are calling, that is the eigen wave function, right? So the rule which are applicable to become the eigen function, वो rules क्या है eigen wave function के behave करने के लिए, right? First one, the psi जो तुम्हारा wave function है must be single value, must be single value. It must have one particular value at a one point, right? It should have a one particular point. It have a one particular value at a particular point, right? This is the first. Second, psi should be continuous. Psi should be continuous at all point in space. There should not be any sudden change in the value of psi when variable are changed. मैंने क्या बोला? psi की वैल्यू जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए at all the point in the space, right? मीन्स यदि तुमने सडनली कोई वेरिएबल चेंज कर दिया तो सडनली तुम्हारा psi की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो देयर शुड नॉट बी एनी सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ psi, राइट? व्हेन वेरिएबल आर चेंज, यदि तुम वेरिएबल चेंज करते तो psi की वैल्यू सडन चेंज नहीं होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या आएगा? थर्ड पॉइंट, psi must have a finite value. Psi must have a finite value. That means psi must become zero at infinity. psi की वैल्यू जो है इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगी, राइट? तो मीन psi शुड हैव ए फाइनाइट वैल्यू, राइट? psi की वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? psi मस्ट बी नॉर्मलाइज. psi जो है must be normalized. That means if you are differentiating in the small volume dv and we are putting the limit minus infinity to plus infinity, then that value should be coming around 1. तो वो वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए. dv is a small volume element, right? So psi must be normalized. That means psi square d tau integrated, that will be value equal to 1. तो इसकी वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए. दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ है? 4 पॉइंट वापस रिपीट करूं? Shall I repeat it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने फर्स्ट जो रूल बताया, दैट रूल इज psi must be single value. psi की जो वैल्यू है सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, राइट? It must have a one particular value at a one particular point. Second thing, psi should be continuous. Means at all point in space. Means there should not be any sudden change in the value of psi. एकदम से सडन चेंज नहीं आना चाहिए psi की वैल्यू में when you are changing the variable, ठीक है? वेरिएबल तुमने डायरेक्शन है या जो भी तुमने कंडीशंस उस पर अप्लाई की हुई है, वो यदि कोई भी एक वेरिएबल चेंज कर देते हो तो psi की वैल्यू में सडन चेंज नहीं आना चाहिए. थर्ड, आई टोल्ड यू psi must
must have a finite value, मीन्स जैसे हम मान लेते हैं इन्फिनिटी यदि हमने वैल्यू लगा दी है तो साई की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, राइट। सो एट इन्फिनिटी साई मस्ट बी 0। फोर्थ क्या बताया मैंने, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग यूर if one of the wave function, when you are taking two different wave function, right, this is psi1, this is psi2, right, in the small element हमने volume element ले लिया हमने dv, right, and we are putting the limit from minus infinity to plus infinity. If your value is coming to 1, so this is a normalized condition. When you are applying the one wave function and second wave function in the small volume element v, and you are applying the limit, if this value is coming 0, so this is the orthogonal. This is condition of the normalized. If condition in between these two, then we are calling orthonormal. बेटा समझ में आया मैंने क्या बताया? मैम ऑर्थोनॉर्मल वाली दोबारा बताना। मैंने बताया 3 कंडीशंस होती है, एक तो नॉर्मलाइज, एक ऑर्थोगोनल, एक ऑर्थोनॉर्मल, राइट। व्हेन यू आर वी आर इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द योर वेव फंक्शन, साई स्टार लगा लो, psi1 psi2 लगा दो। if you are differentiating as well as integrating the wave function and you are applying the limit, if your value is coming 1, then you are saying this is a normalized condition. If you are applying the limit as well as the integration and differentiation and your value is coming 0, so you are calling that is the orthogonal wave function, right? If the condition is in between the normal and orthogonal, इन दोनों के बीच में रहती है कि normalize भी हो सकता है, orthogonal भी हो सकता है, 0 to 1 के बीच में जो things रहती है, so you are calling that is the orthonormal condition. Clear है? Yes, Clear है ma'am. बेटा? Okay. So next question is, what is normalized wave function? Normalized wave function क्या होता है, right? तो ये मैंने अभी जो तुम्हें बताया है वही सारी चीजें इसमें लिखनी है, ठीक है। अब नाउ फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल, राइट, यदि तुम्हें कोई पार्टिकल, ये जो साई है ये पार्टिकुलर ऑर्बिटल को बताता है, ठीक है, ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करता है, तो एन एल एम उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें साई देता है, राइट। सो फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल, you should know this all the things, right, we should know this all the value। जैसे कि हमने कर दिया L की वैल्यू डाल दी, L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3, right, L is equal to 4 भी हो सकता है, राइट। तो तुम्हारा आ जाएगा S P D F G, राइट। तो तुम्हारी जो वैल्यू है ठीक है, सो ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती है, राइट। हम अल्फाबेटिकली इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो साई की जो इंफॉर्मेशन है, सो दीज आर गिवन बाय द योर क्वांटम नंबर, ये हमें क्वांटम नंबर से हमें पता चल जाती है, राइट। सो जो ये साई था, इसको यदि हमें किसी पार्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए बताना तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। यदि हमें 1s के लिए बताना है, राइट, तो हम कैसे लिखेंगे, साई 1, एस ऑर्बिटल है तो 1 0, इसमें में लिखते हो ना तुम लोग ऐसे लिखा है कभी? नो मैम। No, ma'am. ओके, नो ठीक है। मैम। जब आगे आगे करते जाएंगे तो हम इस वे में भी लिखेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं लिखेंगे, अभी तो लोअर लेवल है, तो जस्ट मैंने बता दिया, कई बार ऐसे लिखा आता है तो इसका मतलब ये रहता है, तुम्हें जो क्वांटम नंबर है ना उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बिलो साइड से, ठीक है। अब तुमने जो है ये फिलिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल्स वगैरह पढ़े हैं?
आर्फुबुक प्रिंसिपल और तुम्हारा जो था हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो तुम्हारा था आर्फुबुक ने क्या दिया था, फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास है n+l रूल, तुमने पढ़ा हुआ है बेटा ये रूल। यस मैम। ठीक है यस ना, मैम। तो इसके अंदर से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो देन यू आर फिलिंग योर इलेक्ट्रॉन, राइट, which have greater n+l value will have greater energy. Second thing, where n+l value is same, then that orbital will be filled first, which have प्लस वैल्यू ऑफ n की वैल्यू देख के हम उसको फिलिंग कर देंगे, राइट। तो ये सारा जो था तुम्हारे +2 क्लास में तुमने पढ़ा हुआ था ना, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुमसे एग्जाम में, व्हाट कम्स आफ्टर 3p और 4s इज फिल्ड रादर देन 3d। 3d से पहले जो है हम 4s वगैरह को फिल करते हैं, राइट, पूछ लेते हैं Yes, तुमसे ma'am. एग्जाम में, तो तुम क्या करते हो, 4s, तो n+l रूल निकालोगे, n की वैल्यू 4 + 0 = 4, राइट, एंड इफ 3d की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, 3 + 2 = 5, दैट्स व्हाई यू आर फिलिंग द 4s फर्स्ट देन दैट ऑफ द 3d, राइट। तो कई बार तुमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, सिमिलर वे तुमसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून, अंकिता का, अच्छा अच्छा, ये मैं मैडम ने नहीं ली, अच्छा हाँ हाँ ले लूँगी, अभी तो इनकी चल रही थी, अभी तो ये फर्स्ट ईयर की चल रही थी एक्चुअली, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक 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 है मैम, ठीक ठीक। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं एग्जाम में, व्हाई chromium configuration is 4s0 3d6, why, जो तुम्हारा क्रोमियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, राइट, तो तुम क्या करते हो, यू हैव टू कंपेयर द एनर्जी ऑफ द 3d एंड 4s इज कंपेयर्ड, राइट, तुम क्या करते हो 3d की और 4s की एनर्जी को कंपेयर करके फिर बता देते हो, राइट, और तुम फिर इसकी फिलिंग कर देते हो, राइट, कर दोगे बेटा। Yes, ma'am. आज के लिए काफी है, या ये तुम्हारा जो है पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बताऊं, मैम काफी है। मैम काफी लेकिन आज बहुत ना है ये, मैम। अच्छा तो ठीक है अभी छोड़ देती हूँ, अभी मुझे आज मेरे पास क्लासे ही क्लासे पूरे दिन, तुम्हारे सीन